हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं जुगल शर्मा। सॉइल मैकेनिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और प्ले स्टोर से नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी ऐप को जरूर डाउनलोड करें। वहां पर आपको फ्री टेस्ट उपलब्ध हैं आपके लिए, आप अटेम्प्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर फील्ड कंट्रोल विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज बेस्ट सूटेड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल मास। देखो, इनमें से सारे मेथड वाटर कंटेंट फाइंड करने के हैं, ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में एक टर्म यूज करी है क्विक डिटर्मिनेशन। तो क्विक डिटर्मिनेशन के लिए हम यूज करते हैं कैल्शियम कार्बाइड मेथड, ठीक है। क्विक डिटर्मिनेशन मतलब है लगभग 5 से 7 मिनट में ये टेस्ट रिजल्ट्स मिल जाते हैं हमको, ठीक है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हमसे पूछता सिंपल मेथड कौन सा है और एक्यूरेट मेथड कौन सा है, सिंपल प्लस एक्यूरेट मेथड, तो हमारा आंसर होता ओवन ड्राइंग मेथड, ठीक है। ये हमको याद रखना है। और बात करें कैल्शियम कार्बाइड मेथड की, तो ये क्विकेस्ट भी है, 5 से 7 मिनट में रिजल्ट दे देता है, और इसको रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी कहते हैं। रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड, ठीक है, रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड भी इसको कहा जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, ए पिक्नोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन। ऑप्शन है वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ड्राई डेंसिटी, वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो पिक्नोमीटर है वो वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के काम आता है। पिक्नोमीटर होता क्या है, पिक्नोमीटर होती है एक 900 ml की बोतल, ठीक है, जिस पर कोनिकल कैप लगा हुआ होता है, ब्रास की रबर लगी हुई होती है कोनिकल कैप पे, ठीक है। इसके बाद जो पिक्नोमीटर जो होता है वो एक रैपिड मेथड है वाटर कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। और जिसकी वाटर कंटेंट किसका पता करेंगे हम, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो हमारे पास। तो आगे मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको। तो अगर हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है तो हम वाटर कंटेंट इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। और पिक्नोमीटर मेथड काम किस लिए आता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का वाटर कंटेंट निकालने के लिए, ठीक है। ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि ये कोर्स ग्रेन्ड जो सॉइल होती है उनका वाटर कंटेंट अच्छे से निकाल पाता है, फाइन ग्रेन्ड का ये नहीं निकाल पाता है, एरर आती है उसमें क्योंकि उसमें एयर होती है फाइन ग्रेन्ड सॉइल में, ठीक है। तो कोर्स ग्रेन्ड सॉइल यहाँ पर करेक्ट होगा। अब बात करें हम पिक्नोमीटर की, तो पिक्नोमीटर का जो फॉर्मूला होता है वाटर कंटेंट निकालने का वो होता है W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G माइनस 1 अपॉन G माइनस के 1 इंटू 100, ठीक है। ये होता है हमारा वाटर कंटेंट निकालने का फॉर्मूला। अब आप सोच रहे होंगे W2 W1 क्या है, तो जो W1 है वो है इम्पिटी कंटेनर का वेट, ठीक है, इम्प्टी कंटेनर का वेट W1 है। अगर बात करें हम W2 की, तो W2 है कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट, कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल का वेट, ठीक है। बात करें W3 की, तो W3 में 3 चीज़ें आ रही हैं, एक तो कंटेनर आ रहा है, एक ड्राई सॉइल आ रही है, और एक आ रहा है हमारा उसमें वाटर। बात करें W4 की, तो उसमें केवल आ रहा है कंटेनर प्लस वाटर, ठीक है। तो W3 में से W4 घटाएंगे तो ड्राई सॉइल निकल जाएगी, W2 में से W1 घटाएंगे तो भी ड्राई सॉइल निकल जाएगी, ठीक है। तो उसका जो रेशियो होगा उसमें G माइनस 1 अपॉन G माइनस 1 इंटू 100 करेंगे तो हमारा वाटर कंटेंट पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन हमसे सीधा सा था कि पिक्नोमीटर किस काम आता है, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने के काम आता है, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल की निकालता है, 900 ml की बोतल होती है, इतना आपको याद रखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, स्टोक्स लॉ इज वैलिड ओनली इफ द साइज ऑफ पार्टिकल इज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करेक्ट आंसर होगा बिटवीन 0.2 mm से लेकर 0.002 mm, ठीक है। जो स्टोक्स लॉ के अनुसार जो साइज ऑफ पार्टिकल है वो 0.2 mm से लेकर 0.002 mm तक होनी चाहिए, तब वैलिड होता है स्टोक्स लॉ। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन हाइड्रोमीटर एनालिसिस फॉर ए सॉइल मास, हमसे करेक्शन पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगा लो, ठीक है। ये आपको याद होना ही चाहिए, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो जो मेनिस्कस करेक्शन होता है वो हमेशा एडिटिव होता है, और डिस्पर्सिंग एजेंट जो करेक्शन होता है वो नेगेटिव होता है। करेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, RC इजकल टू RH प्लस CM, एडिटिव हो गया मेनिस्कस करेक्शन, प्लस माइनस CT माइनस के CD। जो डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन है वो नेगेटिव होता है, और मेनिस्कस जो करेक्शन है वो पॉजिटिव होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, मेनिस्कस करेक्शन पॉजिटिव और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन नेगेटिव होता है। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मेनिस्कस करेक्शन एडिटिव दे रखा है और डिस्पर्सिंग एजेंट करेक्शन सब्ट्रैक्टिव दे रखा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हाइड्रोमीटर एनालिसिस के लिए।
अगला हमारा क्वेश्चन है द हाइड्रोमीटर मेथड ऑफ सेडिमेंटेशन एनालिसिस डिफर्स फ्रॉम द पिपेट एनालिसिस मेनली इन द प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट, द मेथड ऑफ टेकिंग ऑब्जर्वेशंस, द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सस्पेंशन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो हाइड्रोमीटर मेथड है वो ऑब्जर्वेशन लेने के रूप में क्या होता है, अलग होता है किससे, पिपेट एनालिसिस से। बस इन दोनों में यही डिफरेंस होता है ऑब्जर्वेशन लेने का। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। देखो दो होते हैं, एक तो CU होता है, एक CC होता है, ठीक है। जो CC होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर और CU को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। जो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी है वो तो पार्टिकल साइज रेंज को बताता है। अब कर्वेचर क्या होती है, कर्वेचर बोलते हैं हम किसी की शेप को पता लगाना, तो ये शेप के लिए हमको यूज करते हैं कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। और यदि पार्टिकल साइज रेंज के बारे में पूछे तो कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, D60/D10, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ये D60/D10, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमसे पूछा है। पहला स्टेटमेंट है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने क्या बताया था, शेप को कौन बताएगा, कर्वेचर बताएगा। कर्वेचर का मतलब कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर बताएगा, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। सेकंड है फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल बोथ यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट एंड कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर आर नियरली यूनिटी। ये भी गलत बात हो गई, क्योंकि वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए, यहाँ पर हमसे वेल ग्रेडेड सॉइल की बात करी है, तो वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए जो CU की वैल्यू है वो 6 से ज़्यादा होगी और CC की वैल्यू क्या होगी, 1 से 3 के बीच में होगी, ठीक है। CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा और CC की वैल्यू 1 से 3 के बीच में होगी। और यदि वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात, ये तो हो गई सैंड की बात, वेल ग्रेडेड सैंड की बात। और यदि वेल ग्रेडेड ग्रेवल की बात करें तो वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU की वैल्यू होती है 4 से ज़्यादा और CC की वैल्यू होती है 1 से 3 के बीच में। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। ये आपको याद रख लो, डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन। वेल ग्रेडेड सैंड के लिए CU की वैल्यू 6 से ज़्यादा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए CU की वैल्यू 4 से ज़्यादा, CC की वैल्यू दोनों के लिए 1 से 3 के बीच में होती है। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट CU बराबर होता है D60/D10, वो काम आता है पार्टिकल साइज रेंज के लिए। CC होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर, वो काम आता है शेप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन गलत थे, तो नन ऑफ दी अब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ ए सॉइल इज। जो यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट है यानी कि CU, हमसे पूछा है ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज इक्वल टू 1, इक्वल टू और लेस देन 1, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो ये क्या होता है CU, ये मैंने बताया था, CU होता है D60/D10, ठीक है। जो D60/D10 होता है, यदि हमसे पूछे 1, तो 1 कब होगा, 1 होगा जब सॉइल परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। 1 कब होगा, ऑलवेज इक्वल टू 1 कब होगा, जब परफेक्टली यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है तो 1 होगा, ठीक है। यदि वेल ग्रेडेड पूछे तो मैंने अभी बता दिया था, वेल ग्रेडेड सैंड के लिए 6 से ज़्यादा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए 4 से ज़्यादा, ठीक है। तो मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन 1 हो सकता है, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट की बात हो रही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू अटरबर्ग द सॉइल इज सेड टू बी मीडियम प्लास्टिसिटी इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI। प्लास्टिसिटी इंडेक्स PI कितने से कितने के बीच में होगा, किसके लिए, मीडियम प्लास्टिसिटी के लिए, ये हमसे पूछा है। तो मीडियम प्लास्टिसिटी की बात करें तो 7 से 17 के बीच में होना चाहिए, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 0 से लेकर 7 तक, देखो 0 पर तो हो जाएगा नॉन प्लास्टिक, 0 पर नॉन प्लास्टिक। अगर 7 की बात करें, 7 से कम की, तो हो जाएगा लो प्लास्टिक। और 7 से 17 तक क्या हो जाएगा, मीडियम प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक। और ग्रेटर देन 17 में हो जाएगा हाई प्लास्टिक, ठीक है। ये आपको याद रखना है डाटा, 7 से 17 तक मीडियम प्लास्टिक होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द नेचुरल वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल मास लाइज बिटवीन इट्स लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट। हमसे क्या बोला है, आपने ये वाटर कंटेंट के बीच में ग्राफ देखा होगा, ठीक है, ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है। यदि हमसे बोले कि लिक्विड लिमिट WL और WP के बीच में कौन सा फेज होगा, ठीक है, तो कौन सा फेज होगा, वो होगा प्लास्टिक फेज होगा, ठीक है। यदि लिक्विड लिमिट से इधर की बात करते हैं तो लिक्विड स्टेट में हो जाता है वो। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा, हमसे बोला है कि बिटवीन लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट, यानी कि WL और WP के बीच में क्या होगा, तो दोनों के बीच में होगा प्लास्टिक स्टेट, ठीक है। क्या होगी, प्लास्टिक स्टेट होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्लास्टिक स्टेट, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ठीक है। अगर आपको क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट जरूर करें और नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड जरूर करें।